फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम आंसर की देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास 11th की, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है जिसकी आंसर की आप देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आंसर हमको बता जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कहीं गलती होगी तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे गलती है। प्रश्न संख्या 1 का आंसर आपका सी होगा, यानी कि पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला और दूसरा चौथा स्टेटमेंट यानी कि सही होगा। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था, भूगोल के अध्ययन की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट यह धरातल पर विभिन्नता वाले सभी तथ्यों के विषय में जानकारी प्रदान करता है, और चौथा स्टेटमेंट यह विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। ये दोनों सही है और बीच के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना था हमने। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट फिर से दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है कि दोनों सही हैं या एक सही है, इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट सही है ना वो सी सही है, सॉरी ऑप्शन सही है वो सी सही है, यानी कि केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो है डाउटफुल है आंसर इसका। हमारे हिसाब से इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि केवल कथन 1 सही है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, दिए गए कथन को पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। उपयुक्त कथन संकल्पना किस विद्वान से संबंधित है। तो ये हायल का सिद्धांत था। हायल ने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम फ्रेड हायल कहते हैं। ये साइंटिस्ट थे फ्रेड हायल, और स्टेडी स्टेट थ्योरी नाम से इन्होंने स्थिर अवस्था का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रकाश वर्ष डैश 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 का नाप है। तो प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं, खगोलीय दूरियां। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उन दूरियों को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष नाम के एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। ओके, खगोलीय दूरियां मतलब बहुत बड़ी दूरियां जो होती हैं उनको नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 5, संवहन धारा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसे आर्थर होम्स। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। छठा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर खिसकने का परिणाम है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हिमालय पर्वत का बनना। आपको पता है हिमालय सबसे नए पर्वत है हमारे, और सबसे पुराने पर्वत कौन से हमारे, अरावली। 7 नंबर प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन से राज्य अपनी सीमा को आपस में नहीं बांटते। तो आपको पता है बिहार और सिक्किम एक दूसरे को नहीं बांटते। बीच में क्या आया था, वेस्ट बंगाल का छोटा सा टुकड़ा जहाँ पे दार्जिलिंग है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्यों का समूह अपनी सीमाएं भूटान के साथ बांटता है। तो भूटान की सीमा को टच करने वाले जो हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये पता करना है हमने। तो ये है आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यात्री गंगटोक नामक हिल स्टेशन पर जाना चाहता है, उसे भारत के किस राज्य में जाना चाहिए। तो सिक्किम की कैपिटल होती है गंगटोक, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है ए। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये राज्य दी हुई हैं और उनके सामने उनकी राजधानियां दी हुई हैं। तो यहाँ से हमने पता करना था सही युग्म का। तो सही जो युग्म यहाँ पे है, देखो कर्नाटक के सामने उन्होंने भोपाल दिया, जबकि कर्नाटक की कैपिटल क्या होती है, कर्नाटक की कैपिटल आपकी होती है बेंगलुरु। गोवा के सामने उन्होंने पणजी दिया, तो गोवा और पणजी का मैच बिल्कुल सही है, ये हमने मैच करना था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद इन्होंने मणिपुर दिया था, मणिपुर की राजधानी आपको पता ही है इम्फाल है, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। तो ये सब स्टेट कैपिटल्स भी आपको याद होनी चाहिए सीमाओं के साथ साथ। सीमा का सवाल तो थोड़ा टफ होता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, पता करना 2 स्टेटमेंट दिए हैं, भारत की मुख्य भूमि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। जबकि 2 कहता है पूर्व से पश्चिम में इसकी दूरी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर सही हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये गलत दिया हुआ है, और हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ओके, तो इसको भी आप देख लेना एक बार, और हमारे हिसाब से वैसे 100% पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करेक्ट ही बताया जाए, कहीं पे गलती, अगर गलती से ही होगी तो बात अलग है।
जानबूझ के हम नहीं करेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, इनको दोनों को हमने चेक करना है और अकॉर्डिंगली हमने आंसर देना है। पूर्वी तटीय मैदान में पत्तन और पोताश्रय स्थित है। इस पोताश्रय कम है, पत्तन और पोताश्रय कम है पूर्वी तटीय मैदान में, नहीं कम तो नहीं होने चाहिए। तो ये कथन जो है वो रॉन्ग है। ये कथन कैसा है, रॉन्ग है, गलत है ये कथन, मतलब कथन गलत है। और कथन अगर गलत है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, कथन गलत होते ही आपका आंसर हो जाएगा ए गलत है, तो ए ऑप्शन ही सही होगा आपका ए, ठीक है, आंसर आपका ए बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ए गलत है तो आर सही हो ही जाना है, आर के गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, प्रश्न संख्या 13 में हमें कुछ नदियाँ दी हैं और उनका उद्गम स्थल कहाँ से वो ओरिजिन क्या है उनका, ये पता करना है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही हैं। तो सरयू नदी जो निकलती है मिलाम हिमनद से निकलती है, और अगर व्यास नदी की बात करें तो व्यास कुंड से निकलती है कहीं पे हिमाचल में, और ऐसे ही अगर कावेरी की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, और कृष्णा नदी हमारी निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। तो इनको अगर हम सबको मैच करें तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, और इस ढंग से आपका आंसर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप जानते हो कि ये सब जो हैं कोसी, गोमती, गंडक, घाघरा, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। पूर्व से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले कोसी आएगी, यानी कि नंबर 1 पे 1 आना चाहिए आपका, और गोमती सबसे लास्ट में आनी चाहिए। तो 1, 3, 4, 2 ये ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, 15 से 17 तक के जो है आपको आंसर इस पैराग्राफ पे बेस्ड हैं आपके आंसर। तो आपने ये पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ही आप आंसर करेंगे। हम आपको क्वेश्चन पेपर पे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम 15 नंबर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो 15 नंबर प्रश्न हमसे कहता है निम्नलिखित में से कौन जैविक अपक्षय का एक कारक है। जैविक अपक्षय मतलब बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, तो ये है आपका सूक्ष्मजीव, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर प्रश्न कहता है, एक शोधकर्ता जैविक अपक्षय में केंचुओं की भूमिका का अध्ययन करता है, वह संभावित भूमिका क्रियाविधि क्या है जिसके द्वारा केंचुए अपक्षय में योगदान देते हैं। तो चट्टानों का खोदना और वेजिंग, ये दो हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जैविक अपक्षय का एक कारक नहीं है। तो पवन जो है वो जैविक बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन का कारक नहीं होता, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और अगर हम बात करें कि पवन होता किसका कारक है, किसका फैक्टर है, तो पवन जो फैक्टर होता है वो फिजिकल वेदरिंग का होता है, फिजिकल डिग्रेडेशन या वेदरिंग कह लीजिए आप। ओके, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हमने। तो 18 नंबर प्रश्न जो है इसी पैराग्राफ पे बेस्ड है। ओके, तो देखिए 18 नंबर क्या कहता है, जस्ट मिनट। हिमालय नदियों द्वारा निर्मित किन्हीं दो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो ये स्थलाकृति कौन कौन सी हमारी, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, कुंफित वाहिकाएं, डेल्टा। कोई दो लिखने थे, 4 दे दिए इसके बदले, ठीक है, तो इनमें से कोई दो आपका आंसर सही है। 18.2 में कहता है ये वर्षण व बर्फ पिघलने दोनों पर निर्भर है। सवाल क्या था, 18.2 का सवाल है, हिमालयी अपातंत्र की नदियाँ 12मासी है, कारण क्या है इनका। हिमालयी अपातंत्र की नदियाँ 12मासी का मतलब 12 महीने में पानी रहता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये वर्षण व बर्फ पिघलने दोनों पर निर्भर करती है। मतलब वर्षा ऋतु होती है तब तो पानी आना ही आना है क्योंकि बारिश हो रही है, और जब वर्षा ऋतु नहीं होती तो बर्फ पिघलती है, गर्मी होती है तो बर्फ पिघलती है, और उससे भी इसमें पानी, नदियों में पानी बना रहता है। तो ये दो कारण हैं। 18.3 नंबर का सवाल जो कहता है वो कहता है कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, कारण क्या है इसका। तो कारण यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, इसमें आपको दिए गए चित्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पोल वगैरह का डायग्राम दिए हुए हैं, उन पे आधारित ये सवाल है।
19.1 कहता है पी एंड एस दोनों प्रकार की तरंगों के लिए अभिलेखित छाया क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 105 डिग्री से 145 के बीच का जो क्षेत्र है वही यह क्षेत्र है। उसके बाद 19.2 किस प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र अधिक है, तो यह आपकी एस तरंगें। उसके बाद 19.3 अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर कौन सी तरंगें या तरंगों को अभिलेखित किया जाता है। 19.3 इसका आंसर आपका पी तथा एस दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं। पी तथा एस दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं। ओके, उसके बाद दृष्टिहीन बच्चों के लिए हमारे ये एक प्रश्न दिया हुआ है 19.1, 9.2 और 19.3 के आंसर आपने यहाँ फिर से देने हैं। पहला सवाल इनके लिए भूकंपीय छाया क्षेत्र में से क्या अभिप्राय है। तो इससे क्या अभिप्राय है, ऐसे क्षेत्र जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। 19.2 कहता है किस प्रकार की भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कम है, तो पी तरंगों का। उसके बाद 19.3 किस प्रकार की भूकंपीय तरंगें केवल ठोस अवस्था से गुजर सकती हैं, तो ये आपकी एस तरंगें होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं खंड ग में। तो खंड ग में हम चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है हम सीधे ही आपको आंसर दिखा देते हैं। क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे, आंसर क्वेश्चन पेपर आप अलग से देख लेना। 20 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक के ये सभी प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। हर एक कुल मिलाकर के 3 नंबर का है। ठीक है जी। 20 में ए और बी दो पार्ट हैं। तो ए में आप ये 4 पॉइंट लिख दोगे, फिर बी में इस ढंग से आप ये 4 पॉइंट लिख दोगे और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है आपने। फिर 21 नंबर प्रश्न में देखिए, 21 नंबर प्रश्न में आपने ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट, इनमें से कोई 3 पॉइंट लिख दो, बल्कि 5 में से। 22 नंबर प्रश्न में देखिए ये पॉइंट लिखने हैं आपने। 23 नंबर में ये 3 पॉइंट लिख दोगे, बहुत है। उसके बाद खंड घा में 24 नंबर प्रश्न 24 एक आदि है, ये आंसर लिखना है आपने इस ढंग से। ओके, उसके बाद बी में इस ढंग से पॉइंट वाइज आपने आंसर लिखने थे। ठीक है जी। कोई 5 पॉइंट लिख दो, आप यहाँ पे 6 पॉइंट दिए बट 5 ही लिख दो, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। 25 का देखिए नदी विसर्ग के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ये दिए हुए हैं, एक ये और दिया हुआ है कारण दिए हुए हैं, जिसमें ये 3 स्टेटमेंट ये हैं। अथवा करके फिर एक और प्रश्न जिसमें ऑप्शन बी बनता है आपका, तो ये कुछ स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिखने हैं। 26 नंबर तापमान के आधार पर वायुमंडल की निम्न संस्तरों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को निम्न संस्तरों में विभाजित किया गया, शोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। उसके बाद बहिर्मंडल भी एक हो जाता है। इनकी व्याख्या आपने करनी थी और कुछ नहीं। 27 नंबर प्रश्न में देखिए उद्गम के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को हिमालयी व प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में विभाजित किया गया है। हिमालय नदियाँ और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या क्या इनकी विशेषताएं देखिए। हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं और प्रायद्वीपीय कैसी होती है, मौसमी होती हैं। सिर्फ एक पर्टिकुलर मौसम में जब बारिश ज़्यादा होती है उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वरना तो लगभग सूखी होती हैं। उसके बाद अथवा करके एक और प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे बी में, ये आपने इन पॉइंट्स को लिखना है इसके आंसर के रूप में। कोई 5 पॉइंट लिख दो कि काम हो जाएगा। 28 नंबर पर देखिए प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये विशेषताएं यहाँ पे सामने। ओके, कुछ ये पॉइंट भी हैं। अथवा करके एक और प्रश्न दिया पश्चिमी घाट की विशेषताएं, तो आप यहाँ से लिख दोगे कोई 5 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट खंड है आपका 29 नंबर प्रश्न देखिए, यह संलग्न मानचित्र देखें और 10वीं छात्र हो तो ये दिया हुआ है केवल 5। मध्य अटलांटिक कटक, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, नजला प्लेट, फिलीपीन प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, अटलांटिक महाद्वीप सॉरी। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर कुछ ढंग से लिखेंगे यहाँ पे। ये ब्लाइंड बच्चों के लिए भी है तो उनका उसका आंसर यहाँ पे आपके सामने 30.1 30.2 ऐसे करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये मैप दिया हुआ है आपको, ये भी मैप दिया हुआ है जो इस ढंग से भरा हुआ भी है। ठीक है जी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।